देखिए, जेल का अनुभव जो बड़ा सकारात्मक रहा। जो है, एक से एक बड़े-बड़े अपराधियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनसे शायद मैं जीवन में कभी नहीं मिलता। लेकिन आप तो अपराधी नहीं थे ना सर? हाँ, अब मैं अपराधी नहीं था और ये सारे अपराधी भी जानते थे। मुझे ये नहीं पता चला कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत लोग मुझे जानते थे। अगर मैं मीडिया के बारे में बोल दूँ कि वहाँ पे जो है बड़े-बड़े अपराधियों ने मीडिया के बारे में बोलूँगा ज़रूर। जिस दिन सारी मीडिया आएगी ना, उस दिन मैं बताऊँगा कि आज प्रिंट मीडिया के बारे में लोगों का क्या सोचना है। बेऊर जेल में 4000 बंदी हैं, जिसमें से मात्र 640 ऐसे बंदी हैं जो कन्विक्टेड हैं और बाकी 3400 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं। और उन अंडर ट्रायल लोगों को जो है उन अपराधियों के साथ रखा जा रहा है जो 30-40 मर्डर के दोषी। और जब आप सत्याग्रह करते हैं ना, तो संख्या माने नहीं रखती। सत्याग्रह एक व्यक्ति भी, इरमोला सुरूम जो थी, ये अकेले सत्याग्रह कर रही थी। जब जब प्रशासन ने कहा है साहब संख्या दिखाइए, तो उन्होंने संख्या दिखा दिया है। न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन ये न्यायपालिका पे दबाव के लिए नहीं है। न्यायपालिका को सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि हम लोग 66 दिन से बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारी बातों को ईमानदारी से सुन लिया जाए तो निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर रामांशु सर काफ़ी चर्चे में रहे और चर्चा का विषय कई सारे हो सकते हैं, चर्चा के विषय कई सारे हो सकते हैं, लेकिन रामांशु सर जेल की यात्रा करके वापस आ गए हैं और वापस फिर से गर्दनी बाग में आकर के अपने अभ्यर्थियों के साथ, अपने छात्रों के साथ, यहाँ पर आंदोलनकारियों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो जेल की यात्रा रही, उस यात्रा की जो अनुभव रहा, वो अनुभव कैसा रहा, इन्हीं सवाल से हम शुरुआत करेंगे। तो सर, जेल का जो यात्रा रहा आपका, कैसा रहा वो यात्रा? जब ये हुआ कि हम लोग को जेल जाना है, तो हम थे, अमन और खुशबू, 3 लोग थे। तो हम बड़ा शॉक्ड हुए। शॉक्ड इसलिए कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि हम लोग को जेल भेजा जाए। और माननीय न्यायालय साहब ने उस प्रक्रिया को पूछा, क्योंकि नोटिस देना होता है, और सचिवालय थाना ने मुझे नोटिस नहीं दिया था और तुरंत हम लोग को बेऊर जेल भेजने की बात हो गई। और चूँकि प्रक्रिया सुबह शुरू हुई थी, हम लोगों ने सुबह जो है ब्रश व्रश करके नाश्ता किया हुआ था और दिन भर के हम लोग भूखे थे। और हम लोग ने देखा कि किस प्रकार जो है हमारे पुलिस प्रशासन में खामियां हैं, वो अपने पूरे गिरफ्तारी से लेके मैं जेल जाने तक की यात्रा में देखा कि लोग है गलत मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं। जो है, मैं गया गार्डनर में हॉस्पिटल में, तो वहाँ में गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैं यहाँ गर्दनी बाग आया, बच्चों को नहीं पता, मैं यहाँ गर्दनी बाग जो है हॉस्पिटल में आया था और यहाँ की जो है नर्स ने जो है मेरा गलत ब्लड प्रेशर लिखा और 130 और जो है 70 लिख दिया, जबकि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 150 से ऊपर था और यहाँ 90 था और शुगर का रिपोर्ट भी उसने गलत लिखा। तो जब मैंने उसको डांटा और फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ नहीं तो तुम सब सस्पेंड हो गए। तो फिर मेरा मेडिकल रिपोर्ट सही किया गया और फिर भी हमको मेडिकल फिट करके माननीय न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया गया। और चूँकि क्या है कि एक न्यायालय की प्रक्रिया है, एक व्यवस्था अंग्रेजों के काल की चली आ रही है जिसमें कोई सुधार नहीं, और फिर हम लोग को जो है बिना सारी बातों को कहे सुने, और चूँकि न्यायालय में हम विश्वास करते हैं तो जेल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हम लोग चले गए। बड़े बड़े जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने जेल की यात्रा जो है वो की ही है, तो आपका जेल का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? देखिए, जेल का अनुभव जो बड़ा सकारात्मक रहा। जो है, एक से एक बड़े-बड़े अपराधियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनसे शायद मैं जीवन में कभी नहीं मिलता। लेकिन आप तो अपराधी नहीं थे ना सर? हाँ, अब मैं अपराधी नहीं था और ये सारे अपराधी भी जानते थे। मुझे ये नहीं पता चला कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत लोग मुझे जानते थे, क्योंकि जो है टीवी में और जो है कई जगह वो घटनाएं चल रही थी, पेपर में छपा हुआ था, तो लोग वेट कर रहे थे कि रामांशु सर कौन है, हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग 225 करीब वहाँ सिपाही है और सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो बहुत सारे सिपाहियों ने जो है हमको वहाँ प्रणाम किया, बहुत सारे बड़े बड़े अपराधियों ने प्रणाम किया और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी थे। मतलब गुरुजी वाली फीलिंग वहाँ भी आपको मिल रही? हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान ने जो है सरकारी नौकरी छुड़वा के हमसे टीचिंग लाइन में प्रवेश किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये जो मीडिया पत्रकार है प्रिंटिंग, ये कोचिंग संचालक लिखती, मुझे बहुत दुख होता है। और अगर मैं मीडिया के बारे में बोल दूँ कि वहाँ पे जो है बड़े बड़े अपराधियों ने मीडिया के बारे में बोलूँगा ज़रूर। जिस दिन सारी मीडिया आएगी ना, उस दिन मैं बताऊँगा कि आज प्रिंट मीडिया के बारे में लोगों का क्या सोचना। वो लाइन जब चलेगा पूरे ना सारे के सारे मीडिया में, तो लोगों को जानकारी होगी कि मीडिया में कितने सुधार की आवश्यकता है। वो तो गनीमत है कि यूट्यूबर्स बहुत सारे आ चुके हैं, छोटे स्तर के जो मीडिया आ गए, जो चीज़ों को छुपने नहीं दे रहे हैं, वरना बड़े मीडिया
वो पूरा का पूरा प्रोपगंडा जो चला रहे हैं ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। मेन मुद्दे से लोगों को भटका दिया जा रहा है। आज 66 दिन से हम लोग हैं, और लेकिन ये जो छोटी छोटी मीडिया है, ये पटना बिहार के गांव-गांव तक पहुंचा दिया, घर घर तक मालूम है कि साहब गर्दनी बाग एक जगह है जहां पे कुछ हो रहा है। लेकिन आप जब हम वहां पे न्यूज़पेपर बड़े बड़े पढ़ा करते थे, और कुछ न्यूज़पेपर को देख के अब देखने का मन नहीं करता। बचपन से हम लोग पेपर पढ़ते थे, लेकिन शायद वो जो पेपर छपता था तो उनके पिताजी जो है, जो पेपर छपवाने वाले लोग थे, वो साइकिल से पेपर बांटा करते थे। और ये सारे के सारे जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए प्रिंट मीडिया वाले, जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, वो सारे हैं। तो बड़ा दुख होता था कि चीज़ें नहीं छप रही हैं। मतलब मुख्य धारा की जो मीडिया है, उस मीडिया में ये जो खबर है, वो खबर जो है गायब कर दी गई। अनावश्यक खबरें चलती हैं। किसी का शादी हो रहा है, मतलब से 2 पेज आता है जिसमें क्या नाम है, बॉलीवुड को दिखाया जाता है, कौन किसके साथ भागी, कौन किसके साथ मूवी बना, जिसका युवाओं पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और ये चीज़ें जो ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस भी नहीं होता। तो आज जेल से बाहर आकर के आप फिर से अपने जगह पर आ गए, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से जो है जेल में डाल दिया जाएगा अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत हो गया तो? देखिए, मैं जेल से तो नहीं डरता, वरना 30 को मैं नहीं जाता। और रही बात जो है जेल, तो जेल अपराधियों के लिए है। और मुझे माननीय न्यायालय ने जब डिसीजन अपना सुनाया, तो ये बोला कि गर्दनी बाग से आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये मेरे लिए प्रतिबंध है। गर्दनी बाग से मतलब सड़क पर नहीं? सड़क पे नहीं जाना। तो वैसे गर्दनी बाग भी सड़क ही है। तो ये हमारे लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय, कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिक ये धरना प्लेस। हाँ, तो उन्होंने, तो गर्दनी बाग उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी धरना स्थल है, वहाँ रमांशु सर जा सकते हैं, बाकी कहीं और नहीं जाएंगे। तो चूँकि ये धरना स्थल तो कोर्ट द्वारा ऑथेंटिक है, और भी मैं पता करता हूँ कौन कौन से धरना स्थल हैं, और फिर वहाँ भी जाऊँगा, बैठूँगा सब। है कि यहाँ पर जो जितने भी शिक्षक आंदोलन को बूस्ट देने के लिए आ रहे हैं, आंदोलन को एक सफल बनाने के प्रयास से आ रहे हैं, क्या समूह की मंशा एक जैसी है क्या? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय CLC से जो है लॉ किया हुआ है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के लगभग 27 जस्टिस जो है वहीं से पढ़े हैं। और मैं उसी स्कूल का पढ़ा हुआ जिसमें अभी वर्तमान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञाने साहब जहाँ से पढ़े, वहीं मैं कॉलविन तालुकेदार का प्रोडक्ट हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ का। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है। और जब मैं उसमें गया था, जब लॉ मैंने पढ़ने गया था, तो मैं उस समय जो है IPC पढ़ते थे, और उसमें 299 और 300 की बात होती थी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है। तो उसमें इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज की बात होती थी, मंशा की बात होती थी। और केस का सबसे इम्पोर्टेंट ये मंशा ही होता है। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि मंशा के आधार पे हो सकता है उस माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय देता हो, लेकिन लोअर कोर्ट में बहुत जगह मंशा नहीं देखा जाता है। कई बार हम लोग देखा, हम लोग को अफसोस हुआ कि इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि जो है थाने से लोग आते हैं और हम लोग जेल चले जाते हैं। और आपको बता दूं कि बेऊर जेल में 4000 बंदी हैं, जिसमें से मात्र 640 ऐसे बंदी हैं जो कन्विक्टेड हैं, और बाकी 3400 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं। और उन अंडर ट्रायल लोगों को जो है उन अपराधियों के साथ रखा जा रहा है जो 30-40 मर्डर के दोषी हैं। तो सोचिए उन पे क्या गुजरती होगी। यही मुझे दुख हो रहा है कि हमारी क्या मंशा थी। मैं बता दूं आपको कि 30 जनवरी को मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि अगर मैं वहाँ नहीं होता तो बेली रोड पे कुछ भी हो सकता था। क्योंकि मैं इसलिए रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमको जो है देख के अनुशासित रहते हैं। तो मैं गार्जियन के रूप में रहता हूँ, तो मैं देखते ही कोई बदमाशी नहीं करता। और कभी देखिएगा, कोई भी अगर सत्याग्रह चल रहा होगा, हम कहीं सड़क पे होंगे, तो देखिएगा बच्चे हमें कैसे देखते रहते हैं, और जो मैं करता हूँ वैसे वो करते हैं। अगर मैं उग्र हो जाऊँगा तो भी उग्र हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको कंट्रोल करने के लिए गया। तो मुझे मालूम था कि मेरे खिलाफ 2-2 थानों में केस चल रहा है, एक मैं PR बॉन्ड पे हूँ, एक अभी जो है प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ भी मुझ पे केस होगा और मैं जेल जा सकता हूँ। लेकिन साहब, जब बहुत बड़े की सुरक्षा की बात होती है तो अगर 1-2 दिन लोग जेल जाए, लेकिन न्याय व्यवस्था में भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिन लोगों ने वास्तव में गलत किया, क्या उनको भी जेल भेज रहे हैं? शायद नहीं। और खैर, टीचर को जब जेल भेजा जाता है ना, तो न्यायपालिका भी बहुत खुश नहीं होती। क्या होगा आखिर उन छात्रों का, क्या होगा जिन छात्रों ने री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के कपकपाती ठंड में पानी का मार झेला, लाठी डंडे का मार झेला। छात्र को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि छात्राओं ने भी जो है लाठी की मार खाई है। तो उन छात्रों का आखिर क्या होगा जो री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के लाठी खाए हुए हैं? देखिए साहब, री एग्ज़ाम होगा तो होगा। कहाँ? 101%। मैं पहले दिन में विश्वास था। आज क्यों?
किस पर विश्वास है, न्यायपालिका पर या फिर? न्यायपालिका पे, क्योंकि अब कार्यपालिका और विधायिका के हाथ से तो सब निकल चुका है। कार्यपालिका तो हमारे पक्ष में है ही नहीं, वरना बीपीएससी नोटिस पे नोटिस जारी नहीं करती। अब तो लड़ाई न्यायपालिका की हो रही है, न्यायपालिका में लड़ाई हो रही है। कार्यपालिका से, बीपीएससी से हमें कोई आशा नहीं है। क्योंकि एक बताऊं, मैं बीपीएससी का हम लोग आदर करते हैं। मैं पहला जो बीपीएससी दिया था 48 से 52 दिया था, फिर 53 से 55 और 56 से 59 दिया सब। और जब मैं 2-4 नंबर से छूट जाता तो अपनी गलती मानता था। शायद अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति उस समय लड़ने वाला होता तो मैं भी बीपीएससी का एक अधिकारी होता। तो अब हमारे बात तो ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साहब, न्यायपालिका तो पक्ष में निर्णय देगी, सकारात्मक निर्णय देगी। क्योंकि ये जो 13 और 4 के पेपर में जो समस्याएं हैं ना, उस समस्याओं पे ऐसे से निर्णय आए हैं कि निर्णय तो हमारे पक्ष में होगा। मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि इससे होगा तो अगले में जाएंगे, अगर वो अगले में जाएंगे तो हम लोग भी अगले में जाएंगे। लड़ाई अंतिम तक होगी। लेकिन जिस प्रकार हम लोग पे बहुत सारे केस हुए हैं, जिस प्रकार हम लोग जेल में गए हैं, तो अगर हम लोग जेल में गए हैं तो और भी बहुत सारे जो दोषी लोग होंगे उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 66वां दिन हो गया है और अभ्यर्थी जो है, छात्र जो है यहाँ पर बहुत अब कम दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोबल जो है वो थक चुका है, टूट चुका है? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप क्या 18 तारीख से आ रहे हैं यहाँ पे? जी। लेकिन आज 66वें दिन भी आप आए हैं ना। अगर हम कमज़ोर होते और मनोबल गिरा होता तो आप नहीं आते। ये हम लोग के मनोबल का ही है। और जब आप सत्याग्रह करते हैं ना तो संख्या माने नहीं रखती। सत्याग्रह एक व्यक्ति भी, एरिमोला सुरुम जो थी, ये अकेले सत्याग्रह कर रही थी। अभी जो है क्या नाम है, तिब्बत में वो सोनम वांगचुक अकेले सत्याग्रह कर रहे हैं। तो साहब, सत्याग्रह के लिए लाखों की भीड़ नहीं, कोई युद्ध करने थोड़ा जाना है। यहाँ तो 5 लोग भी काफ़ी हैं। और जब राहुल गांधी जी आए थे उसके रात हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, रात में 3 लोग सोए थे। और मनोबल भीड़ में नहीं होता है, मनोबल व्यक्ति में होता है। एक व्यक्ति का मनोबल, राम लक्ष्मण जब निकले थे चित्रकूट से और रावण से लड़ने जा रहे थे तो उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। दोनों भाई का सिर्फ मनोबल था जो रावण जैसे अहंकारी पुरुष को हरा दिया। ठीक, 5 पांडव सिर्फ 5 थे और कौरवों की इतनी बड़ी सेना और करोड़ द्रोणाचार्य के पाचार भीष्म पितामह को हरा दिए। तो साहब, मनोबल के लिए संख्या की जरूरत नहीं पड़ती, एक व्यक्ति काफ़ी होता है। और यहाँ तो अगर हम लोग इतने लोग हैं ना, यहाँ के जो भी लड़के हैं सब सोना की तरह तपे हुए हैं। सोना 1 ग्राम भी होता है तो उसकी कीमत 83,000 ही 10 ग्राम की लगती है, और 1 किलो का भी होता है तो भी। तो ये सारे सोना है खरे एकदम, इनके लिए 1 ग्राम भी काफ़ी होता है। तो ये जहाँ मनोबल की बात है, संख्या की बात, संख्या तो हम लोग आप साहब कहिए, संख्या नहीं दिखाते तो 30 तारीख को मैं जेल में नहीं होता। जब जब प्रशासन ने कहा है साहब संख्या दिखाइए तो उन्होंने संख्या दिखा दिया है। सर, एक सवाल है कि आपने राहुल गांधी की बात कही, तो इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो आपके साथ कहाँ तक रही है? देखिए, क्योंकि पप्पू यादव जी भी आपके पास आए थे, प्रशांत किशोर जी भी आपके पास आए, तेजस्वी यादव भी आपके पास आए, राहुल गांधी भी आपके पास आए। तो विपक्ष की जो भूमिका हुई वो कहाँ तक सार्थक हुई हो पाई है? देखिए, जो भी राजनेता है हम लोगों ने किसी को भी मना नहीं किया। अभी जब मैं जेल में गया था, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ रहा था कि राजनीतिज्ञों को क्या होना चाहिए, और ये मैक्सिमम समाजवादी लोग हैं और कुछ लोग कांग्रेसी भी हैं। ये वही लोग थे जो 1975 में एक दूसरे के विरोधी थे, आज एक दूसरे के साथ हैं। यानी सिद्धांत तो अब रह नहीं गया। जिसके पिताजी को, जिसके दादी ने जेल में भेजा, आज वो साथ हैं। यानी सिद्धांतों की लड़ाई तो कहीं हो नहीं रही है। तो जब राजनीति सिद्धांत विहीन हो जाती है तो जनता के हित के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा काम करती है, और फिर ऐसी पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सिद्धांत तो साहब कभी ख़त्म नहीं होगा। सिद्धांत ये है कि जो है सूर्य पूरब में निकलता है या पृथ्वी पश्चिम से ओर घूमती है, तो ये सिद्धांत हमेशा बना रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसी तरह जो सिद्धांत पे राजनीतिक पार्टियां रहती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। बाकी अगर आप सिद्धांत विहीन राजनीति करेंगे तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन नो डाउट बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग आए जिससे हमारा आंदोलन बहुत दूर तक पहुंचा, क्योंकि जब ये लोग आते हैं ना तो अपने साथ एक बहुत बड़ी मीडिया लेके आते हैं, तो उससे मीडिया कम से कम उसी बहाने छापती तो है। तो इस सत्याग्रह में कोई बहुत बड़ा चेहरा हम लोग नहीं थे। हो सकता था कि अगर कुछ स्टूडेंट को छोड़ दें, क्योंकि हमारे भी यूट्यूब पे थे बहुत सारे लोग,
और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे अधिकारी हैं। तो इसके पहले बहुत सारे चेहरों को आप जानते भी नहीं होंगे, मुझे भी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आज अगर हम लोग को यहाँ पे आप राम को जान रहे हैं, अमन को जान रहे हैं, वर्षा को जान रहे हैं, पंकज को जान रहे हैं, किसी को भी जान रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनेताओं और विपक्ष का योगदान है। तो उनके योगदान को नहीं भूल सकते। लेकिन हाँ, जब भी लड़ाई होती है ना, तो हर व्यक्ति अंत तक नहीं होता है। कुछ लोग बीच में भी सहयोग की ज़रूरत होती है। एक बारात की तरह है कि जब बारात चलती है तो कुछ लोग नाचने के लिए आते हैं, कुछ लोग बाजा बजाने के लिए आते हैं, कुछ लोग रात भर बैठ के शादी करवाते हैं, कुछ लोग खाने की व्यवस्था देखते हैं। तो इस बारात में सभी लोग थे, लेकिन अभी जो काल चल रहा है वो रात में शादी का काल चल रहा है। तो 4-5 भी लोग होंगे जरूरी लोग ना, तो ये चीज़ें चल जाएंगी। चलिए, तो ये तमाम सवालों पर हमने रमांशु सर से जो है वो बात की, और तमाम सवालों का बहुत ही शालीनतापूर्वक इन्होंने जवाब दिया। तो एक अंतिम सवाल सर यहाँ पर यह है कि आपने कहा कि न्यायपालिका पर अब आपको भरोसा है, तो ये सत्याग्रह करके न्यायपालिका के ऊपर कहीं ना कहीं आप दबाव भी तो बना रहे हैं। अगर न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है तो फिर ये सत्याग्रह की आवश्यकता ही क्यों है अब? देखिए, चूँकि पहले जब हम लोग शुरू हुआ था ना, तो पहले था सिर्फ री एग्ज़ाम, लेकिन अगर अब री एग्ज़ाम होता भी है ना, तो क्या अगर उन अधिकारियों को बदला नहीं, अगर मान लीजिए जैसे कोई कि रसगुल्ला ख़राब बन गया, तो अगर हलवाई को नहीं चेंज करेंगे फिर रसगुल्ला ख़राब करेगा, तो हलवाई को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब तो बात व्यवस्था बदलने के लिए भी हो रही है ना, कि क्या वो अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, क्या उनको हटाया जा रहा है? अगर नहीं हटाया जाएगा तो फिर सारे के सारे ये काम होंगे। लेकिन ये जो सत्याग्रह हो रहा है ना, ये जागरूकता के लिए हो रहा है कि साहब अपनी मांगों के लिए लड़ना पड़ता है। न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन ये न्यायपालिका पे दबाव के लिए नहीं है। न्यायपालिका को सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि हम लोग 66 दिन से बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारी बातों को ईमानदारी से सुन लिया जाए तो निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। तो इसलिए खड़ा होना ज़रूरी होता है। बात दरअसल क्या है ना कि कोर्ट में जो है हम लोग की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम लोग जाते हैं, तो उसी तरह न्यायपालिका को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि साहब बच्चे बैठे हुए हैं और 66 दिन से बैठे हुए हैं, तो इनकी बातों को, इसीलिए न्यायपालिका ने इतना टाइम लिया ताकि हम एक अच्छा डिसीजन दे सकें। और हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय एक बहुत ही अच्छा निर्णय देगा ताकि आने वाले समय में बिहार का भविष्य जो है बेहतर हो सके। ये आंदोलन जो है अब इसी प्रकार से चलेगा या फिर इसे कोई अलग रूप भी दिया जा सकता है? अगर आपकी बात को नहीं मानी जा रही है या फिर आप जो कह रहे हैं अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसे कुछ अलग भी रूप दिया जा सकता है क्या? जितने रूप हो सकते थे सब दिया जा चुका है। जब सत्याग्रह होता है ना, तो उसका एक ही रूप होता है, सत्य और अहिंसा। तो इसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। सड़क पे भी हम लोग गए हैं ना, तो हम लोग चलते रहे, हम लोग को रोका गया तब हम लोग ज़मीन पे बैठे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग ने कभी कुछ जो है गलत नहीं किया। हम पे आज भी जो आरोप लगते हैं, अगर आप जो CCTV कैमरे देखेंगे ना, कैमरा में देखेंगे, किसी बच्चे ने पुलिस वाले को गाली भी नहीं दी। हाँ, मुझे लगा था कि सचिवालय में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, वरना ये जो सत्याग्रह के बच्चे हैं ना, सिद्धांतों पे पहले दिन से टिके हुए और हमारे सिद्धांतों से आज तक हम लोग को कोई डिगा नहीं सका। इसलिए इसका कोई रूप चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। रूप जो है वो यही रहेगा। बाकी भविष्य के गर्त में क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी की एक लाइन बता दूं कि हर क्रांति अपनी किताब स्वयं लिखती है। तो इस सत्याग्रह की अपनी जो है किताब लिखी जाएगी, उसमें अपने इसके सिद्धांत स्वयं के होंगे, किसी अन्य के नहीं। लेकिन अभी भी हम लोग जो है सत्याग्रह के सत्य और अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं और अंतिम दिन तक फॉलो करेंगे।